स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2021 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि यहाँ पर एक है 2 ब्रोमोपेंटेन, उसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है पेंट 2 इन। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो सिंपल है कि यहाँ पर हो रहा है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इसमें देखिएगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब डी से हो जाएगा कुछ बाहर निकलेगा, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मतलब ए हेलोजन। तो यहाँ पर बाहर निकलेगा क्या, HX। तो यहाँ पर हेलोजन तो ये हो गया। अब हाइड्रोजन जो है वो या तो यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा। अब इसमें जो है यहाँ से निकला हुआ है हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड तभी आएगा जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ पर ये जो है ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकलने पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर ये जो है ये एल्किन बनेगी, सेथ-जेफ एल्किन बनेगी। और यहाँ पर सेथ-जेफ रूल फॉलो होगा। यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन निकलता तो यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट बनता, और जब माइनर प्रोडक्ट बनता तो यहाँ पर हाफमान जो है वो एल्किन बनती और हाफमान यहाँ पर प्रोडक्ट बनता। तो यहाँ पर सेथ-जेफ रूल जो है फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है। इसमें यहाँ पर आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है और इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछा है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधे सीधे सामने दिख रहा है ये पर ऑक्साइड का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव या पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा, जिससे यहाँ पर जो हेलोजन जो है वो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल से इस कार्बन पर आकर अटैच हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसा इस फोर्थ ऑप्शन में हो रहा है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें पूछा है हमें कि कौन सा मेटामेरिज्म शो करेगा। तो सबसे पहले हमें मेटामेरिज्म के लिए कम से कम एक कंडीशन है कि डाईवेलेंट तो होना चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन तो मेटामेरिज्म शो करने से रहा। अब बचे 3। तो यहाँ पर कम से कम इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन दोनों साइड होने के लिए 4 कार्बन तो होने चाहिए। तो यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है। यहाँ पर इसमें ही 4 कार्बन दे रखे हैं, बाकी में 3 कार्बन है। तो यहाँ पर इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। और अब मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। अब यहाँ पर कम से कम 4 कार्बन होंगे इसके दोनों साइड, तभी तो आप यहाँ पर कर पाओगे मेटामेरिज्म। अब यहाँ पर आप ये कर सकते हो या इसके इंटरचेंज करके यहाँ पर एक साइड 3 कार्बन ला सकते हो और यहाँ पर एक साइड 1 कार्बन। अगर 3 कार्बन होंगे तो यहाँ पर इसमें 3 कार्बन में क्या होगा कि यहाँ पर एक साइड 2 है, एक साइड 1 है। आप इंटरचेंज भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस साइड 2 आ जाएंगे, इस साइड 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है, 4 कार्बन तो मेटामेरिज्म में होने चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन में हमें पूछा है CX बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर जो है हेलोजन उसका साइज जितना छोटा होगा ओवरलैपिंग जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी और बॉन्ड एंथैल्पी भी उस बॉन्ड की उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर साइज़ का ऑर्डर जो है हेलोजन में कुछ इस प्रकार से होता है, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर जो है वो ये करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटा साइज ओवरलैपिंग उतनी ही ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा, बॉन्ड एंथैल्पी भी उतनी ही ज़्यादा। और यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर हमें फिफ्थ क्वेश्चन में डायरेक्ट NCERT के 2 स्टेटमेंट दे दिए और पूछ लिया कि इन बताओ 4 में से कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसमें हमें दे रखा है कि एस्प्रिन और पैरासीटामोल जो है वो नारकोटिक हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि नारकोटिक का मतलब होता है नशीला। तो यहाँ पर ये एस्प्रिन और पैरासीटामोल नशीले नहीं होते, नॉन नारकोटिक होते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट जो है उसमें दे रखा है कि मॉर्फिन और हेरोइन जो है वो नॉन नारकोटिक हैं, मतलब ये नशीले नहीं हैं। लेकिन ये भैया दोनों जो हैं नशीले होते हैं, नारकोटिक होते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीधी NCERT की लाइन उठाई गई है यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन। इथेन के जो कन्फर्मर हैं उनमें लीस्ट स्टेबल डायहेड्रल एंगल कितना होगा ये पूछा है हमें। तो हमने यहाँ पर दो कन्फर्मेशन लिए हैं, एक तो लिया है इक्लिप्स, एक लिया है स्टेगर्ड। तो इसको समझाने के लिए मैंने कुछ इस प्रकार से आपको शो कर रहा हूँ। इस प्रकार से ये इथेन की हमने यहाँ पर कन्फर्मेशन बनाए हैं, शो कर रहा हूँ मैं, जो आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा एक कार्बन ये हो जाएगा, एक कार्बन ये पीछे वाला हाथ जो है ये हो जाएगा। इनके बीच ये बॉन्ड जो है ये रेड मार्कर से शो कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ समझाने के लिए। तो यहाँ पर इक्लिप्स में क्या होगा, ऊपर वाले हाइड्रोजन जो हैं, जो आपको ब्लैक मार्कर से दिख रहा होगा, इनके बीच डायहेड्रल एंगल जीरो होगा, आपको दिख रहा होगा जैसा कि यहाँ पर है। तो डायहेड्रल एंगल जीरो होगा तो यहाँ पर रिपल्सन मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी लिस्ट हो जाएगी। और स्टेगर्ड में क्या होगा, यहाँ पर एक कार्बन 60 डिग्री रोटेट कर जाएगा। जैसे मैं सामने वाला हाथ 60 डिग्री रोटेट कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा अब नेक्स्ट और एक कार्बन को हम रोटेट करेंगे तो सेम टू सेम वही प्रोसेस हो जाएगा। अब ये 60 डिग्री रोटेट होगा और तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आने के बाद वही डायहेड्रल एंगल जीरो हो जाएगा। तो इथेन के केस में क्या होगा, इक्लिप्स और स्टेगर्ड यही बनते जाएंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम रिपल्सन है इन हाइड्रोजन के बीच, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है वो लिस्ट होगी और यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, रिपल्सन कम होगा और यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी मोर हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी जो है वो लिस्ट स्टेबिलिटी होगी, तो लिस्ट स्टेबल हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा मोर स्टेबल। तो यहाँ पर एंगल जो है इसके बीच, जो लिस्ट स्टेबल होगा उसके बीच 0 डिग्री एंगल बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बन जाएगा। एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें हमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आईपीएसी नाम बताना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखते ही क्लिक करना चाहिए दिमाग में कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो दे रखा है हमें, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखते ही यहाँ पर दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बनेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन सा बनेगा, C2H5 नेगेटिव बनेगा और MgBr पर प्लस चार्ज आ जाएगा। लेकिन हमें इस न्यूक्लियोफाइल से लेना है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर एसीटोन पर। एसीटोन कुछ इस प्रकार से होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो ये डबल बॉन्डेड जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज के साथ नेगेटिव चार्ज का जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करके यहाँ पर जुड़ जाएगा। और यहाँ पर कोई रिएक्शन मैकेनिज्म से मतलब नहीं है, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर अब आगे क्या होगा, हम इसका करा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जो है वो हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा और यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। ठीक है, तो यहाँ पर ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट रिएक्ट विथ हिंसब्रेक रिएजेंट टू गिव ए सॉलिड विच डिजोल्व इन एल्कलाई। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमें पूछा गया है कि यहाँ पर इन चारों में से कौन सा हिंसब्रेक रिएजेंट के साथ रिएक्शन भी करेगा, प्रोडक्ट भी बनाएगा और डिजोल्व भी होगा एल्कलाई में। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको जब हिंसब्रेक रिएजेंट के साथ आपने रिएक्शंस पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि 1 डिग्री जो होता है, यहाँ पर 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री वो रिएक्शन भी करता है, प्रोडक्ट भी बनाता है और डिजोल्व भी होता है एल्कलाई में। ठीक है, और 2nd डिग्री जो होता है वो रिएक्शन करता है लेकिन डिजोल्व नहीं होता एल्कलाई में, और 3rd डिग्री जो होता है वो रिएक्शन ही नहीं करता। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो रिएक्शन भी करेगा, प्रोडक्ट भी बनाएगा और एल्कलाई में डिजोल्व भी होगा वो 1 डिग्री ही होगा। और 1 डिग्री सिर्फ ऑप्शन में सिर्फ यही है, एक 2nd नंबर का, तो इसका आंसर हो जाएगा 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि एक आईपीएसी नेम दे रखा है 2,6-डाइमिथाइल डेक 4 तो यहाँ पर इस आईपीएसी नेम से कौन सी स्ट्रक्चर इन 4 में से करेक्ट मैच करती है वो बताना है। तो एक एक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि आईपीएसी नेम जो है उसमें डेक मतलब 10 कार्बन भी आ रहे हैं और 4 मतलब 4 नंबर पर डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो एक एक से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें किधर से भी आप नेमिंग कर लीजिएगा, नंबरिंग कर लीजिएगा, किधर से भी 4 नंबर पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें भी आप किधर से भी कर लेना, 4 नंबर पर डबल बॉन्ड नहीं आ जाएगा।
नहीं आएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें भी आप किधर से भी नंबरिंग कर लेना, डबल बॉन्ड 4 नंबर पर आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसमें आ रहा है 4 नंबर पर, तो यहाँ पर 4 नंबर पर इन भी आ रहा है और 2,6 डाईमिथाइल भी हो जाएगा, तो यहाँ पर 2,6 डाईमिथाइल डेक 4 इन, ठीक है, ये करेक्ट स्ट्रक्चर होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट रिएक्शन में हमें करेक्ट मैच करना है ऑप्शंस को। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन के आंसर को डायरेक्ट अप्रोच करना जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को करने में सिर्फ 2 सेकंड का टाइम लोगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें एक तरफ दे रखी है रिएक्शन गाटरमान कोच, कोच से CO मतलब CO आएगा तो गाटरमान कोच होगी। तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एक ही रिएक्शन में ए वाली में दिख रहा है CO, तो ठीक है, तो ए वाली मैच कर जाएगी सेकंड से। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ए का सेकंड के साथ मैच कर रहा है, सिर्फ थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है इस अक्स को। तो यहाँ पर देखिएगा, ये टोलुइन, यहाँ पर ये है क्रोमाइल क्लोराइड, इन सब के साथ ये रिएक्ट होके यहाँ पर ये CH3 जो होता है ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। तो यहाँ पर ये रिएक्शन जो है वो रिएक्शन होगी एटार्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर इसकी हम मैकेनिज्म तो नहीं देखने वाले, हमें आइडेंटिफाई करना है एक्स। तो इस रिएक्शन में जो बीच में एक्स बन रहा है वो होगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स यहाँ पर इस रिएक्शन में बनेगा। तो यहाँ पर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो है वो आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें एक ही ऑप्शन में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो यहाँ पर वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ये गाइब जो है इसको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन जो है ये सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, NaOH के जो साथ है वो CO लेते हैं, इसमें सोडा दिया हुआ था, लाइम गायब था, तो यहाँ पर ये जो गायब था ये CaO होगा। तो यहाँ पर क्या है कि इस रिएक्शन में होता ये है कि ये स्टेप डाउन प्रोसेस है, इसमें फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ पर इससे ये एल्केन बन जाएगी। इसमें ये जो है Na2CO3 ये बाहर निकल जाएगा, Na2CO3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन आके यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ पर ये फ्री रेडिकल बनेगा इस रिएक्शन में और यहाँ पर ये एल्केन बन जाएगा। ये सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। हमें आइडेंटिफाई करना है इस रिएक्शन में R को। तो यहाँ पर बहुत ही NCERT की गहन रिएक्शन जो कि बहुत बार नीट में पूछी जा चुकी है, ये वाली रिएक्शन NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर की प्रेजेंस में डाईएजोनियम सोल्ट बनाएंगे। बेंजीन डाईएजोनियम सोल्ट से बेंजीन का बनना समझ रहे हो, हाइड्रोजन का ऐड होना, यहाँ पर N2 का बाहर निकलना, केवल यहाँ पर एक ही यहाँ पर ऑप्शन कर सकता है वो है एल्कोहल। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर H2O से भी तो हाइड्रोजन जुड़ सकता था, तो यहाँ पर बेटा जी यहाँ पर इससे OH जुड़ेगा और फिनॉल बन जाएगा, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। CuCN से CN सेंडमाई रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पर HI से आयोडाइड ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। तो बेंजीन डाईएजोनियम सोल्ट से बेंजीन का बनना आप यहाँ पर सिर्फ अल्कोहल से ही करा सकते हो, वो भी एथेनॉल। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट पूछा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पर NaBH4 दिखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए रिडक्शन। तो यहाँ पर NaBH4 जो है वो कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करा देगा, लेकिन कब से ये एस्टर का रिडक्शन कराने लग गया, तो यहाँ पर इसका रिडक्शन नहीं कराता है ये एस्टर का। तो NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस एस्टर एंड रिड्यूस कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, यहाँ पर ये जो है फर्स्ट ऑप्शन, इसमें यहाँ पर इसने इसको रिड्यूस नहीं कर रखा कार्बोनिल ग्रुप को, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसको कर रखा है लेकिन इसको भी कर रखा है तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर इसमें क्या है कि इसमें इसको कर रखा है कार्बोनिल ग्रुप को, इसको नहीं कर रखा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसको भी देख लेते हैं एक बार।
इसमें क्या है, इसको ही रिड्यूस नहीं कर रखा तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा थर्ड। वह यहाँ पर एक पॉलीमर से क्वेश्चन है, इसमें हमें 4 पॉलीमर दे रखे हैं और हमें पूछा गया है कि कौन सा पॉलीमर है जो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनेगा। तो आपको अगर एग्जांपल याद है तो आप सीधे इस क्वेश्चन को टिक कर पाओगे। फोर्थ इज आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ टेफ्लॉन के बारे में थोड़ा बहुत। CF2 डबल बॉन्ड CF2 यहाँ पर क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल बनाता जाएगा और अपने चारों ओर यहाँ पर एडिशन से यहाँ पर टेफ्लॉन बना लेगा। तो यहाँ पर फोर्थ आंसर हो जाएगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन से टेफ्लॉन बन जाएगा। यहाँ पर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है RBC डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 है। आपने बहुत बार इसे बायोलॉजी में पढ़ा होगा। और यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नीट 2021 के क्वेश्चन पूरे होते हैं।